लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बहुत दिनों से कामनी का हाल कुछ भी मालूम न हुआ। आज उसकी सुध लेना भी मुनासिब है। आपको याद होगा कि जब कामनी को साथ लेकर कमला अपने चाचा शेर सिंह से मिलने के लिए उजाड़ खंडहर और तहखाने में गई थी, तो वहां से विदा होते समय शेर सिंह ने कमला से कहा था कि कामनी को मैं ले जाता हूं, अपने एक दोस्त के यहां रख दूंगा। जब सब तरह का फसाद मिट जाएगा तब ये भी अपनी मुराद को पहुंच जाएगी। अब हम उसी जगह से कामनी का हाल लिखना शुरू करते हैं। गयाजी से थोड़ी दूर पर लालगंज नाम से मशहूर एक गांव फल्गु नदी के किनारे ही पर है। उसी जगह के एक नामी जमींदार के यहां, जो शेर सिंह का दोस्त था, कामनी रखी गई थी। वो जमींदार बहुत ही नेक और रहमदिल था तथा उसने कामनी को बड़ी हिफाजत से अपनी लड़की के समान खातिर करके रखा। मगर उस जमींदार का एक नौजवान और खूबसूरत लड़का भी था, जो कामनी पर आशिक हो गया। उसके हाव भाव और कटाक्ष को देखकर कामनी को उसकी नीयत का हाल मालूम हो गया। वो कुंवर आनंद सिंह के प्रेम में अच्छी तरह रंगी हुई थी, इसलिए उसे इस लड़के की चाल ढाल बहुत ही बुरी मालूम हुई। ऐसी अवस्था में उसने अपने दिल का हाल किसी से कहना मुनासिब न समझा, बल्कि इरादा कर लिया कि जहां तक हो सके जल्द इस मकान को छोड़ ही देना मुनासिब है, और अंत में लाचार होकर उसने ऐसा ही किया। एक दिन मौका पाकर आधी रात के समय कामनी उस घर से बाहर निकली और सीधे रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुई। इस समय वो तरह तरह की बातें सोच रही थी। एक दफे उसके दिल में आया कि बिना कुछ सोचे विचारे बीरेंद्र सिंह के लश्कर में चले चलना ठीक होगा, मगर साथ ही ये भी सोचा कि यदि कोई सुनेगा तो मुझे अवश्य ही निर्लज्ज कहेगा और आनंद सिंह की आंखों में मेरी कुछ इज्जत न रहेगी। इसके बाद उसने सोचा कि जिस तरह हो कमला से मुलाकात करनी चाहिए, मगर कमला से मुलाकात क्यों कर हो सकती है। ना मालूम अपने काम की धुन में वो कहाँ कहाँ घूम रही होगी। हाँ, अब याद आया, जब मैं कमला के साथ शेर सिंह से मिलने के लिए उस तहखाने में गई थी, तो शेर सिंह ने उससे कहा था कि मुझसे मिलने की जब जरूरत हो तो इसी तहखाने में आना। अब मुझे भी उसी तहखाने में चलना चाहिए। वहां कमला या शेर सिंह से जरूर मुलाकात होगी और वहां दुश्मनों के हाथ से भी निश्चिंत रहूंगी। जब तक कमला से मुलाकात न हो वहां टिके रहने में भी कोई हर्ज नहीं है। वहां खाने के लिए जंगली फल और पीने के लिए पानी की भी कोई कमी नहीं। इन सब बातों को सोचती हुई बेचारी कामिनी उसी तहखाने की तरफ रवाना हुई और अपने को छिपाती हुई जंगल ही जंगल चलकर तीसरे दिन पहर रात जाते जाते वहां पहुंची। रास्ते में जंगली फल और चश्मे के पानी के सिवाय और कुछ उसे ना मिला, और न उसे किसी चीज की इच्छा ही थी। वो खंडहर कैसा था और उसके अंदर तहखाने में जाने के लिए छिपा हुआ रास्ता किस ढंग का बना हुआ था, ये पहले लिखा जा चुका है। पुनः यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। कमला या शेर सिंह से मिलने की उम्मीद में उसी खंडहर और तहखाने को कामनी ने अपना घर बनाया और तपस्विनियों की तरह कुंवर आनंद सिंह के नाम की माला जपती हुई दिन बिताने लगी। बहुत सी जरूरी चीजों के अतिरिक्त अय्यारी के सामान से भरा हुआ एक बांस का पिटारा शेर सिंह का रखा हुआ उस तहखाने में मौजूद था, जो कामनी के हाथ लगा। यद्यपि कामनी कुछ अय्यारी भी जानती थी, परंतु इस समय उसे अय्यारी के सामान की विशेष जरूरत न थी। हाँ, शेर सिंह की जायदाद में से एक कुप्पी तेल कामनी ने बेशक खर्च किया, क्योंकि चिराग जलाने की नित्य ही आवश्यकता पड़ती थी। कमला और शेर सिंह से मिलने की उम्मीद में कामनी ने उस तहखाने में रहना स्वीकार किया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी किसी से मुलाकात न हुई। एक दिन सूरज बदलकर कामनी तहखाने से निकली और खंडहर के बाहर हो सोचने लगी कि किधर जाए और क्या करे। एकाएक कई आदमियों की बातचीत की आवाज उसके कानों में पड़ी और मालूम हुआ कि वे लोग आपस में बातचीत करते हुए इसी खंडहर की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में 4 आदमी भी दिखाई पड़े। उस समय कामनी अपने को बचाने के लिए खंडहर के अंदर घुस गई और राह देखने लगी कि वे लोग आगे बढ़ जाएं तो फिर निकलूं। मगर ऐसा न हुआ, क्योंकि बात की बात में वे चारों आदमी एक लाश उठाए हुए इसी खंडहर के अंदर आ पहुंचे। इस खंडहर में अभी तक कई कोठरियां मौजूद थीं। यद्यपि उनकी अवस्था बहुत ही खराब थी, किवाड़ के पल्ले तक उनमें न थे। जगह जगह पर कंकड़ पत्थर कतवार के ढेर लगे हुए थे।
परंतु मसाले की मजबूती पर ध्यान दे, आंधी पानी अथवा तूफान में भी बहुत आदमी उन कोठरियों में रहकर अपनी जान की हिफाजत कर सकते थे। खंडहर के चारों तरफ की दीवार यद्यपि कहीं कहीं से टूटी थी, तथापि बहुत ही मजबूत और चौड़ी थी। कामनी एक कोठरी में घुस गई और छिपकर देखने लगी कि वे चारों आदमी उस खंडहर में आकर क्या करते हैं और उस लाश को कहाँ रखते हैं। लाश उठाए हुए चारों आदमी इस खंडहर में जाकर इस तरह घूमने लगे जैसे हर एक कोठरी, दालान, बल्कि यहाँ की बित्ता बित्ता भर जमीन उन लोगों की देखी हुई हो। चूने पत्थर के ढेरों में घूमते और रास्ता निकालते हुए वे लोग एक कोठरी के अंदर घुस गए, जो उस खंडहर भर में सब कोठरियों से छोटी थी, और 2 घंटे तक बाहर न निकले। इसके बाद जब वे लोग बाहर आए तो खाली हाथ थे, अर्थात लाश न थी। शायद उस कोठरी में गाड़ या रख आए हों। जब वे आदमी खंडहर से बाहर हो मैदान की तरफ चले गए, बल्कि बहुत दूर निकल गए, तब कामनी भी कोठरी से बाहर निकली और चारों तरफ देखने लगी। उसे आज तक यही विश्वास था कि इस खंडहर का हाल शेर सिंह, कमला, मेरे और उस लंबे आदमी के सिवाय जो शेर सिंह से मिलने के लिए यहां आया था, किसी पांचवें को मालूम नहीं। मगर आज की कैफियत देखकर उसका ख्याल बदल गया और वो तरह तरह के सोच विचार में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वो उसी कोठरी की तरफ बढ़ी जिसमें वे लोग लाश छोड़ गए थे, मगर उस कोठरी में ऐसा अंधकार था कि अंदर जाने का साहस न पड़ा। आखिर अपने तहखाने में गई और शेर सिंह के पिटारे में से एक मोमबत्ती निकालकर और बालकर बाहर निकली। पहले उसने रोशनी के आगे हाथ की आड़ देकर चारों तरफ देखा और फिर उस कोठरी की तरफ रवाना हुई। जब कोठरी के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वो चौंकी और डर कर 2 कदम पीछे हट गई। मगर उसकी होशियार आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि वो आदमी असल में मुर्दे से भी बढ़कर है, अर्थात पत्थर की एक खड़ी मूरत है जो सामने की दीवार के साथ चिपकी हुई है। आज के पहले इस कोठरी के अंदर कामनी नहीं आई थी, इसलिए वो हर एक तरफ अच्छी तरह गौर से देखने लगी, परंतु उसे इस बात का खटका बराबर लगा रहा कि कहीं वे चारों आदमी फिर न आ जाएं। कामनी को उम्मीद थी कि इस कोठरी के अंदर वो लाश दिखाई देगी जिसे चारों आदमी उठाकर लाए थे, मगर कोई लाश दिखाई न पड़ी। आखिर उसने ख्याल किया कि शायद वे लोग लाश की जगह मूरत को लाए हों जो सामने दीवार के साथ खड़ी है। कामनी उस कोठरी के अंदर घुसकर मूरत के पास जा खड़ी हुई और उसे अच्छी तरह देखने लगी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उसने अच्छी तरह जांच करने पर निश्चय कर लिया कि वो मूरत दीवार के साथ है, अर्थात इस तरह से जड़ी हुई है कि बिना टुकड़े टुकड़े हुए किसी तरह दीवार से अलग नहीं हो सकती। कामनी की चिंता और बढ़ गई। अब उसे इसमें किसी तरह का शक न रहा कि वे चारों आदमी जरूर किसी की लाश को उठा लाए थे, इस मूरत को नहीं। मगर वो लाश गई कहाँ? क्या जमीन खा गई या किसी चूने के ढेर के नीचे दबा दी गई? नहीं, मिट्टी या चूने के नीचे वो लाश दाबी नहीं गई। अगर ऐसा होता तो जरूर देखने में आता। उन लोगों ने जो कुछ किया इसी कोठरी के अंदर किया। कामनी उस मूरत के पास खड़ी देर तक सोचती रही। आखिर वहां से लौटी और धीरे धीरे अपने तहखाने में आकर बैठ गई। वहां एक ताक पर चिराग जल रहा था, इसलिए मोमबत्ती बुझाकर बिछौने पर जा लेटी और फिर सोचने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि वे लोग कोई लाश उठाकर लाए थे, मगर वो लाश कहाँ गई? खैर, इससे कोई मतलब नहीं, मगर अब यहां रहना भी कठिन हो गया, क्योंकि यहां कई आदमियों की आमद रफ्त शुरू हो गई। शायद कोई मुझे देख ले तो मुश्किल होगी। अब होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना है। कमला या शेर सिंह भी अभी तक न आए। अब उनसे भी मुलाकात होने की कोई उम्मीद न रही। अच्छा, 2-3 दिन और यहां रहकर देखा चाहिए कि वे लोग फिर आते हैं या नहीं। कामनी इन सब बातों को सोच ही रही थी कि एक आवाज उसके कान में आई। उसे मालूम हुआ कि किसी औरत ने दर्दनाक आवाज में ये कहा, क्या दुख ही भोगने के लिए मेरा जन्म हुआ था? ये आवाज ऐसी दर्दनाक थी कि कामनी का कलेजा कांप गया। इस छोटी ही उम्र में वो भी बहुत तरह के दुख भोग चुकी थी और उसका कलेजा जख्मी हो चुका था, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। आंखें भर आई और आंसू की बूंदें टपाटप गिरने लगी। फिर आवाज आई, हाय,
मौत को भी मौत आ गई। अब की दफे कामनी बेतरह चौंकी और यकायक बोल उठी। इस आवाज को तो मैं पहचानती हूं। जरूर उसी की आवाज है। कामनी उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि आवाज किधर से आई। बंद कोठरी में आवाज आना असंभव है। किसी खिड़की सुराख या दीवार में दरार हुए बिना आवाज किसी तरह नहीं आ सकती। वो कोठरी में हर तरह घूमने और देखने लगी। यकायक उसकी निगाह एक तरफ की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जा पड़ी और वहां एक सुराख जिसमें आदमी का हाथ बखूबी जा सकता था दिखाई पड़ा। कामनी ने सोचा कि बेशक इसी सुराख में से आवाज आई है। वो सुराख की तरफ गौर से देखने लगी, फिर आवाज आई। हाय, ना मालूम मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। अब कामनी को विश्वास हो गया कि आवाज उसी सुराख में से आई है। वो बहुत ही बेचैन हुई और धीरे धीरे कहने लगी, बेशक ये उसी की आवाज है। हाय मेरी प्यारी बहन किशोरी, हाय मेरी प्यारी बहन किशोरी, मैं क्यों कर तुझ तक पहुंचूं और इस आफत से तुझे छुड़ाऊं। इस कोठरी की कमबख्त संगीन दीवारें भी ऐसी मजबूत हैं कि मेरे उद्योग से सेंध भी नहीं लग सकती। हाय, अब मैं क्या करूं। भला पुकार के देखूं तो सही कि आवाज भी उसके कानों तक पहुंचती है या नहीं। कामनी ने सुराख की तरफ मुंह करके कहा, क्या मेरी प्यारी बहन किशोरी की आवाज आ रही है। जवाब, हाँ। क्या तू कामनी है? बहन कामनी, क्या तू भी मेरी ही तरह इस मकान में कैद है? कामनी, नहीं बहन, मैं कैद नहीं हूं, मगर। कामनी और कुछ कहा ही चाहती थी कि धमधमाहट की आवाज सुनकर रुक गई और डर कर सीढ़ी की तरफ देखने लगी। उसे मालूम हुआ कि कोई यहां आ रहा है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।